नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके स्रोत कौन से हैं और इसके बाद में हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे। और इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, प्रकाश से एक न एक प्रश्न बनता ही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है, लाइट होती क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ये संचरित होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ना, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो प्रकाश है ये वैक्यूम में यानी कि निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ध्वनि है यानी कि साउंड है, इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, पर जो प्रकाश है इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और जहाँ पर माध्यम है वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद तो अदृश्य है यानी कि इनविजिबल है, परंतु अन्य वस्तुओं को ये दृश्यमान बनाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो जीवधारियों की आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और उसकी उपस्थिति में ही वो वस्तुओं को देख सकते हैं। जब किसी वस्तु पर किरणें पड़ती हैं तो वे उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परावर्तित होती हैं और आंखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण क्या होता है कि हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये वस्तु पर पड़ती हैं और वस्तु से टकराकर ये हमारी आंखों पर परावर्तित होती हैं और हमारी आंखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को प्रकाशिकी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के गुण देखते हैं। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में गतिमान होता है और प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। तो प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी है। तो प्रकाश एक तरंग यानी कि वेव तथा कण यानी कि पार्टिकल की दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो जो प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है ना, ये हमें बताती है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में व्यवहार कर सकता है, जबकि प्रकाश की कण प्रकृति बताती है कि प्रकाश में फोटोन नामक कण पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं। तो प्रकाश तरंग भी है तथा ये कण भी है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है क्या? तो प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो जो तरंगें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है, तो हम दोनों ही देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या है। तो जब भी किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के जो कण है ना वो कंपन करने लगते हैं और कणों के कंपन की दिशा के अनुसार ही तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंग जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो जो प्रकाश है ये भी अनुप्रस्थ तरंग है।
तो ये किस प्रकार की तरंग होती है? तो इनमें जो कण की गति होती है ना, ये तरंग की दिशा के लंबवत होती है, यानी कि वर्टिकल होती है। जैसे एक रस्सी है, इसका एक सिरा आप कहीं पर बांध देते हैं और दूसरे सिरे से इसको झटकते हैं, तो कैसे एक वेव बनती है ना, उसी को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स है। इसमें कण की गति ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ना कि क्या है? लंबवत होती है, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तो इसमें जो कण की गति होती है, ये तरंग की दिशा की ओर होती है। जैसे स्प्रिंग होती है, उसको हम दबाते हैं, तो जो कण की गति है वो किस ओर होती है? तरंग की दिशा की ओर ही होती है। जैसे आप देख रहे हैं, यह है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दो प्रकार की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो प्रकाश है, ये कौन सी वेव है? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हो गया। हमने पढ़ा था कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। अब हम प्रकाश का कणिका सिद्धांत देख लेते हैं, जो कि न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश का निर्माण छोटे छोटे प्रत्यस्थ और हल्के कणों से होता है, जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। और प्रत्येक प्रकाश स्रोत अनगिनत छोटे छोटे तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है, और इन कणों को ही कणिकाएं कहा गया है। तो किसी समांग माध्यम में जो ये कणिकाएं होती हैं, ये प्रकाश के वेग से सरल रेखाओं में चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा भी लेकर चलती हैं। और जब यह कणिकाएं किसी दूसरे वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती हैं, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। और भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। तो जो प्रकाश है ना, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि कोई मीडियम इसके लिए रिक्वायर नहीं है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अधिकतम कहाँ पर होता है? तो निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम में होता है। तो निर्वात का मतलब क्या है? तो निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर वायु नहीं है। जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या है? वैक्यूम है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? तो निर्वात में होता है। और अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, न वायु है, फिर भी वहाँ पर जो लाइट है ट्रेवल करती है। तो इसीलिए प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो प्रकाश है, ये हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जो प्रकाश का वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, उसे उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये वेवलेंथ है। तो वेव क्या होती है? तरंग। और लेंथ क्या होती है? उसकी लंबाई। तो किसी तरंग का जो कण होता है ना, ये आप देख रहे हैं, ये वेव है। तो किसी तरंग का जो कण है, वो एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर पूरा होता है, तो इसी को वेवलेंथ कहते हैं। ये वेवलेंथ छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है, ये छोटी होती है, इसीलिए ये सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। तो आगे अब हम प्रकाशीय स्रोत देख लेते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट देख लेते हैं। तो कौन कौन से सोर्स हैं? तो पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, जिसे ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। दूसरा है अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। और अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक बॉडीज। तो सबसे पहले देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि ल्यूमिनस बॉडीज। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाएगा। इसके बाद है अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो प्रकाश की
उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो प्रदीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है और अदीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। सूर्य की रोशनी से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो अदीप्त वस्तुएं कौन सी होगी? जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। उसके बाद है पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। तो जिन वस्तुओं से होकर जो प्रकाश की किरणें हैं ये सीधा आर पार निकल जाएं, उन्हें पारदर्शक वस्तुएं कहेंगे, ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहेंगे। जैसे कांच। तो कांच में आप देखते हैं कि जो प्रकाश है वो कांच के आर पार हो जाता है ना। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? पारदर्शक वस्तुएं कहा जाएगा। इसके बाद है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। तो अर्ध यानी कि आधा, पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, उन्हें अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहेंगे। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, ये उदाहरण पूछा गया है इसीलिए मैंने लिखा है। तो जो तेल से भीगा हुआ कागज है उसे कहेंगे ट्रांसलूसेंट बॉडीज। उसमें प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रकाश का कुछ भाग इसके आर पार होगा, तो इसे कहेंगे अर्धपारदर्शक वस्तु। इसके बाद है अपारदर्शक वस्तु, ओपेक बॉडीज। जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती, उन्हें अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, बालू और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें से प्रकाश की किरणें नहीं गुजरती, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें अपारदर्शक वस्तुएं कहा जाएगा। तो आगे अब हम प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो लौटने के इस क्रम में वह विशेष कोण पर मुड़ जाता है और प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो जब लाइट किसी चिकनी सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है ना, तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये दर्पण है यानी शीशा है, और ऊपर से जो लाइट पड़ रही है वो लाइट क्या हो रही है? इसकी चिकनी सतह पर टकराकर वापस लौट जा रही है ना। तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो जो ये डायग्राम है ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। एक तो होता है आपतित किरण, जिसे कहते हैं इंसिडेंस रे। तो स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण क्या होता है? मान लीजिए जो रोशनी है वो सूर्य से आ रही है, तो जो सूर्य की रोशनी आ रही है और शीशे पर पड़ रही है उसी को आपतित किरण कहेंगे। तो स्रोत से आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहा जाएगा। अगर वो टॉर्च की रोशनी है तो जो टॉर्च से रोशनी आ रही है उसी को आपतित किरण कहा जाएगा। आपतित में क्या है? आ। तो जो रोशनी आ रही है उसी को आपतित किरण कहा जाएगा। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। तो अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इसके बीचों बीच, जहाँ पर जो रोशनी टकरा रही है ना, उसके बीचों बीच वो लाइन खींच दी जाती है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इसे आपतन कोण कहा जाता है, और इसी को हम एंगल आई से दर्शाते हैं। तो आई से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे कहते हैं। तो इसीलिए इंसिडेंस का आई, तो आपतित कोण को हम एंगल आई द्वारा दर्शाते हैं। तो आपतित किरण हो गई जो किरण आ रही है। अब दूसरी है परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टिव रे। तो इसके नाम से ही क्लियर है, रिफ्लेक्टिव रे। तो परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो एक हो गई आपतित किरण जो किरण आ रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो किरण जा रही है उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे
परावर्तन कोण कहा जाता है। पीछे हमने पढ़ा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे और इसे एंगल आर द्वारा दर्शाते हैं। तो अभिलंब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि परावर्तित किरण तथा आपतित किरण को अलग करने वाले काल्पनिक रेखा को, इसके बीच जो ये रेखा खींची गई है जो इन दोनों को अलग करती है, उसे अभिलंब कहा जाता है। और इसी के साथ ये याद रखेगा कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो ये आपतित किरण आ रही है और ये सतह पर टकरा रही है, इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये परावर्तित किरण बनती है। तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है ना, एक तो आपतन कोण है जो अभिलंब के साथ बन रहा है और दूसरा परावर्तन कोण है जो कि परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बन रहा है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होंगे। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, याद रखिएगा। तो इसका हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या है कि 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है तो परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं। पहला तो ये पूछा गया है कि परावर्तन कोण कितना होगा और दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि परावर्तन कोण कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो आपतन कोण होता है उसी के बराबर परावर्तन कोण भी होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है तो 30 डिग्री आपतन कोण होगा, क्योंकि आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहते हैं। तो अगर 30 डिग्री आपतन कोण होगा तो परावर्तित किरण का भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 डिग्री आपतन कोण है तो 30 डिग्री परावर्तन कोण भी होगा। तो पहले प्रश्न का तो ये जवाब हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा। तो यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा। तो 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, तो दोनों के बीच में मिलाकर कितने डिग्री का कोण होगा। तो 60 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है तो यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो किरण है वो तल के साथ, यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि अभिलंब के साथ, यहाँ पर तल के साथ कहा गया है। तो तल, जैसा कि यहाँ पर दर्पण है तो जो दर्पण का तल है यहाँ से 35 डिग्री का कोण बना रही है आपतित किरण। हमें तो अभिलंब के साथ कोण चाहिए होता है। तो अगर 35 डिग्री का कोण बना रही है तो अभिलंब के साथ कितना कोण बनेगा। तो आपको पता ही है कि टोटल 90 डिग्री का कोण होता है। अगर कोई रेखा सीधी हो तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो 90 में से 35 डिग्री घटा दो तो बचा 55 डिग्री। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ 55 डिग्री का कोण बनाएगी। और यहाँ पर पूछा गया है कि यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी, यानी कि परावर्तन कोण पूछा गया है। तो अगर आपतन कोण 55 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा, आप बताइए। तो अगर आपतन कोण 55 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 55 डिग्री होगा। तो अगर आपतन कोण 55 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 55 डिग्री ही होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद हम प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि जो प्रकाश था वो सतह से टकराकर वापस लौट जाता था, यानी कि वो सतह के आर पार नहीं जाता था। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में क्या है कि जो प्रकाश है वो सतह के आर पार जाता है लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जैसे जो प्रकाश है जब वो नदी में यानी कि पानी में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। पहले वो हवा में है यानी कि वायु में है और जैसे ही वायु से वो पानी में प्रवेश करेगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन आएगा और इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ तथा वेग ये तो बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती। ये याद रखेगा कि प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कभी नहीं बदलता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो भी बदल जाता है, लेकिन इसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। तो जो अपवर्तन है इसके दो नियम हैं। इसमें या तो जो प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, या प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है? तो सघन मतलब होता है डेंस और विरल मतलब होता है रेयर। तो इसको मैं आपको एक आसान सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी हैं, वो अलग अलग, जैसे आप देख रहे हैं, अलग अलग होकर खड़े हैं, तो इसे कहा जाएगा विरल यानी कि रेयर। और वही 10 आदमी जब इकट्ठे चिपक के एक साथ खड़े हो जाएं तो उसे सघन कहा जाएगा, डेंस कहा जाएगा। आशा करता हूँ अब आपको विरल और सघन ये समझ में आ गया होगा। जैसे जो हवा होती है वो विरल है, लेकिन जो नदी है यानी कि नदी का पानी है वो हवा के मुकाबले सघन होता है, डेंस होता है। तो प्रकाश दो ही माध्यम में प्रवेश करता है, या तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा या वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर तो आ गई ना कि सघन क्या होगा, विरल क्या होगा। विरल मतलब कि थोड़ा दूर दूर, लेकिन सघन मतलब क्या, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल डेंस। तो पहला केस देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ऊपर है विरल माध्यम और नीचे है सघन माध्यम। तो जैसे कोई किरण हवा से पानी में जाती है, हवा यानी कि विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये किरण है और इसको सीधा जाना था, लेकिन क्या हुआ, माध्यम के बदलने से जो ये किरण है वो सीधे नहीं जाती बल्कि अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। आप देख रहे हैं कि अभिलंब की ओर ये झुक जा रही है। तो यही आपसे पूछा जाता है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसके बाद दूसरा केस क्या है कि जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, यानी कि पानी से अगर वो हवा में जाए तब क्या होगा, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। बिल्कुल उसका विपरीत होगा जो हमने पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो किरण है जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वैसे तो इसको सीधा यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि ये अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि पानी से भरे किसी बर्तन की तल्ली पे जो पड़ा हुआ सिक्का होता है ये ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, और इसका कारण यह है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण जो सिक्का है ये कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि बताइए पानी से भरे किसी बर्तन की तली में जो पड़ा हुआ सिक्का है ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। आप एक पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें कॉइन डालिए, सिक्का डालिए, तो जो आपको सिक्का है ना ये तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश की किरण के कारण ही हमें वो सिक्का दिखाई दे रहा है। और जो प्रकाश की किरण है जब ये हवा से पानी में जा रही है, हमने पढ़ा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। तो इसी कारण जो सिक्का है वो जहाँ पर एक्चुअल में है वहाँ हमें नहीं दिखाई देता,
बल्कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण क्या है कि अपवर्तन के कारण ही पानी के अंदर पड़ी हुई मछली भी उसकी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो दूसरा उदाहरण है कि जो मछली है वो जो पानी की गहराई में होती है वो अपनी एक्चुअल जगह पर नहीं दिखाई देती, बल्कि गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो अपवर्तन के उदाहरण बहुत ही आसान हैं। जब भी कोई ऐसा उदाहरण आए ना जिसमें जो चीज़ है, जो वस्तु है, वो अपनी एक्चुअल जगह पर नहीं है, या तो आगे है या तो पीछे है, ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रही है, मतलब अपनी एक्चुअल जगह पर नहीं है, तो आप समझ जाएं ये किसका उदाहरण होगा। तो ये अपवर्तन का उदाहरण होगा। तीसरा उदाहरण क्या है, तो जो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं ना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रतीत होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं? तो वायुमंडल में वायु का घनत्व अलग अलग परतों में पाई जाती है। तो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन जो तारे होते हैं ये तो हमारी पृथ्वी पर नहीं है, ये तो ऊपर अंतरिक्ष में है। तो जब तारों से प्रकाश चलता है ना, तो उसका विभिन्न परतों से लगातार अपवर्तन होता रहता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो वायुमंडल है। तो जो प्रकाश है, जब हम तारे देखते हैं तो जो प्रकाश चलता है वो हमारी वायुमंडल के विभिन्न परतों से उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है, क्योंकि जो वायु की परतें हैं ये भी स्थिर नहीं हैं, ये लगातार मूव होती हैं। इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो किसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। और अगला उदाहरण है कि सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो जब सूर्य उदय होता है ना, उसके 2 मिनट पहले ही वो हमें दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखाई देता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। और अगला उदाहरण है कि पानी में डूबी पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। तो आप एक गिलास में पानी डालिए और उसमें पेंसिल या पेन को डालिए, तो आपको जो पेंसिल या पेन है वो पानी में तिरछी दिखाई हुई प्रतीत होगी। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो ये जितने भी उदाहरण है ना, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको याद रखना। आसान सा तरीका है कि जब भी कोई वस्तु अपनी एक्चुअल जगह से आगे या पीछे दिखाई दे, यानी तिरछी दिखाई दे या ऊपर उठी हुई प्रतीत दिखाई दे, तो वो किसका उदाहरण होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होगा। आगे हम देखते हैं क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती हैं, तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उनके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहलाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपतित किरण है, इसको इस प्रकार नीचे झुकाया गया है कि इसके अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाए ना, तो उसे क्रांतिक कोण कहा जाएगा, क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा। तो यहाँ से पूछा क्या जाता है? तो यहाँ से पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला होता है। देखिए कि अपवर्तनांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? 1/sin c। सी का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। तो अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है, यानी वह संख्या होती है जिसके आधार से हमें ये पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। यानी कि अपवर्तनांक से हमें ये पता चलता है कि कोई माध्यम कितना डेंस है, कितना सघन है। तो क्रांतिक कोण से हम अपवर्तनांक कैसे निकाल सकते हैं? तो 1/sin c। जैसे इसका उदाहरण आप देख लो कि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/sin c। तो sin c में 30 डिग्री आएगा, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 आ जाएगा, जिसके बाद इसको काट के आप निकालेंगे तो इसका जवाब क्या होगा? 2। इसके बाद पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो प्रकाश की किरणों के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में हो जाती हैं। और इसी परावर्तन के कोण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रकाश की किरणें हैं ना, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश कर रही हैं, तो यदि जो आपतन कोण का मान होगा, यहाँ पर देख रहे हैं यह आपतित किरण, तो जो आपतन कोण का मान है ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है क्रांतिक कोण, पर इसका जो मान है इससे ज़्यादा है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो परावर्तित किरण है ना, यह भी सघन माध्यम में ही रह जाएगी, ये विरल माध्यम में नहीं जाएगी। तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाएगा। दोनों आप देख रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सघन माध्यम में ही है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जाएगा, तो आपसे तो इसका उदाहरण ही पूछा जाएगा। जैसे हीरे का चमकना, ये किसका उदाहरण है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ज़्यादातर जो भी वस्तुएं चमकीली या चमकदार होंगी ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होंगी। तो जैसे हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, कभी आपने देखा होगा कि जब कांच टूट जाता है ना, तो जो उसका टूटा हुआ भाग होता है, चटका हुआ भाग होता है, वो बाकी कांच से ज़्यादा चमकता हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा उदाहरण है कि पानी में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। उसके बाद है प्रकाशिक तंतु, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, तो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका क्या होती है, तो रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं अथवा वस्तुएं होती हैं, इनका जो प्रतिबिंब होता है ये उल्टा दिखाई देना। तो कई बार अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो मरीचिका के कारण आपको क्या दिखाई देगा कि दूर में पानी है, पर वहाँ पर पानी नहीं होगा। तो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। वहाँ पर पानी नहीं होगा, पर आपको लगेगा कि वहाँ पर पानी है, क्योंकि जो वृक्ष है, पेड़ है, उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर पानी है, पर वहाँ पर पानी नहीं है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है कि शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जब भी प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों, यानी कि अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जब भी प्रिज्म से हम वाइट लाइट गुजारेंगे ना, या सूर्य का प्रकाश गुजरेगा, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, और इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो वर्ष 1666 में न्यूटन ने हमें ये बताया था कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं, और यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो लाल रंग है ये सबसे ऊपर है, इसका विचलन ये ज़्यादा विक्षेपित नहीं हुआ। लेकिन जो बैंगनी रंग है ये सबसे नीचे है, और इसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि प्रकाश की एक ही किरण है और यही 7 रंगों में बिखर गई है। तो जो लाल रंग है इसका विचलन ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा हुआ है।
तो बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है ना, ये सबसे कम होती है, और लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा। ये पूछा भी जाता है कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आगे हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है और यही परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जैसे हमारी धरती में जो वायु है, इस वायु में धूल कण है ना, छोटे छोटे कण। तो जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से हमारे धरातल पर आता है, तो हमारे धरातल पर आप देखेंगे कि जो हमारी हवा है इसमें छोटे छोटे कण हैं। तो जो प्रकाश है इन सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकीर्णन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आकाश का नीला रंग एवं समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो जब भी कोई कलर से रिलेटेड बात आएगी ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण होगा। जैसे आकाश का नीला रंग, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। समुद्र का नीला रंग, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए इसका प्रयोग यातायात में खतरे के संकेतों को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रंग दूर से दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन का उदाहरण क्या होगा? तो जब भी कोई कलर से रिलेटेड यानी कि रंग से रिलेटेड उदाहरण होगा, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण होगा। इसके बाद है प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, तो वो किनारों से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है, और इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए दीवार है और दीवार में आप देख रहे हैं ये छिद्र है। तो जब भी प्रकाश इसमें एंटर करेगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, बल्कि अपने मार्ग से थोड़ा हट जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को प्रकाश का विवर्तन कहा जाएगा। और प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो आकार है, छिद्र का आकार है, ये जितना छोटा होगा प्रकाश का विवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमेशा प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या दोनों तरह की है? तो जो प्रकाश की तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तो किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी अवरोध से जो प्रकाश मुड़ जाता है वो क्या कहलाएगा? उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? यानी कि एक तराशा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो सिक्का किस कारण उठा हुआ प्रतीत होता है? तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वस्तु अपनी जगह से थोड़ी उठी हुई या तिरछी प्रतीत हो तो वो किसका उदाहरण होगा? तो वो
प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी में पड़ा सिक्का होता है वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो कलर से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो कौन सा रंग है जिसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है बैंगनी रंग का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो उदाहरण है इसमें से अपवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो पहला उदाहरण है कि सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, तो ये तो अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया कि कलर से रिलेटेड कुछ भी आए तो वो प्रकीर्णन का उदाहरण होगा। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन बी अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन सी में देखा जाए तो रात के समय तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन का उदाहरण है। और ऑप्शन डी सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन बी अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है? तो इसका सही जवाब है बैंगनी। जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होगा उसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा। तो बैंगनी रंग इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा या आवर्ती के द्वारा। तो जो प्रकाश का रंग होता है ये उसके वेवलेंथ के द्वारा डिसाइड होता है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा डिसाइड होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।